अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज का जो लेक्चर होगा हमारा एफएससी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस पे होगा। बिफोर वी आर गोइंग टू द टॉपिक, फर्स्ट वी शुड हैव टू नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ये वर्ड है, इसी वर्ड से ही कुछ हमें समझ आ रहा है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिस्टिक मीन रेस्ट पे है, मूव ना कर रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम डील करते हैं चार्जेस जब वो रेस्ट पे होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं और चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में हम डील कर रहे होते हैं, उस ब्रांच को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड हमने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं वो हम अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडीज़। क्या करती है ये प्रॉपर्टी कि या तो जो है अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को, बॉडीज़ को, या दूर धकेलती है। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर bodies. In 1600 AD, Gilbert showed that some of the substance, when rubbed with other, acquired the property of attraction. गिलबर्ट ने 1600 AD में ये शो किया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जब उनको रब किया जाए तो ये प्रॉपर्टी अट्रैक्शन वाली जो है वो एसोसिएट हो जाती है उस बॉडी के अंदर। क्या करती है वो दोनों बॉडीज़ अपने आप को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तब उसने ये एक शो किया था। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी थी जो कुछ बॉडीज़ अपने आप को या अट्रैक्ट करती थी या रिपेल करती थी। ठीक है, ये तो उसका स्टार्टिंग में जो था ये कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न कंसेप्ट आया इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, वो क्या था? हर एक सब्सटेंस एटम से बना है, ये हम सब जानते हैं ये बात। ठीक है, और एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, और राउंड होता है विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। वो एक राउंड शेप होती है न्यूक्लियस, जो कि है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और वो न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, न्यूक्लियस अच्छा एटम से बना है, और एटम में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो किससे बना है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मैं इस तरह याद करती हूँ, पी से प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो रह गया नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, सो द एटम ऑन द होल इज़ न्यूट्रल। इसका क्या मतलब? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो क्या होते हैं वो सेम होते हैं। इनकी जो नंबर ऑफ होते हैं चार्जेस वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है एज अ होल। सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। वही बात आगे कह रहा है कि न्यूट्रल क्यों होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन वन मेटल रब विद एन अदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब हम एक मेटल को रब करते हैं उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो शुरू हो जाती है जब भी हम मेटल को रब करते हैं। दैट इज़ वन लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर गेन इलेक्ट्रॉन। एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। दो एटम जब
दो सब्सटेंस, दो मेटल जब रब किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जिसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपने 9th में अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने ये ज़रूर सीखा होगा। जो मेटल लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वही चीज़ है। एंड द वन हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज, और वो जो मेटल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दे आर इनिशियली न्यूट्रल, इसी वजह से हम कहते हैं ये न्यूट्रल है। तो जो चार्जेस का आपके पास यूनिट होगा वो भी कूलम होगा। ठीक है, सॉरी मुझे लगा कूलम हम आगे पढ़ेंगे कूलम क्या चीज़ है। ठीक है, तो चार्जेस का यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया कूलम। कूलम क्या चीज़ है, अब हम उसको देखते हैं। कूलम लॉ है जो पेश किया गया था। अब कूलम लॉ भी किस पे बेस कर रहा है, चार्जेस के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पता होना ज़रूरी था। ठीक है, कूलम लॉ क्या था, इंट्रोडक्शन क्या है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव चार्ज। सो सिमिलर चार्ज रिपेल एंड opposite charge attract each other with a force known as force of interaction। ये हम छोटे थे तब से हम ये पढ़ रहे हैं कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल। ठीक है, वो जो फोर्स होती है जो रिपेल कर रही होती है या अट्रैक्ट कर रही होती है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इस फोर्स को नाम दिया गया है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, अब हमें इस फोर्स का जो है, अगर टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुई है चार्जेस के दरमियान, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बिटवीन द चार्जेस कूलम ने क्या किया, कूलम कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कूलम ने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे यूजिंग अपरेटस, जो कि अपरेटस उसने यूज़ किया जिसको नाम दिया गया टॉरसन बैलेंस। टॉरसन बैलेंस के अपरेटस को यूज़ करके कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसने एक प्रपोज किया लॉ, जिस लॉ को नाम दिया गया कूलम्स लॉ। ठीक है, अब वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने लॉ पेश किया जो कि है नाम कूलम लॉ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कूलम लॉ की। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्शन, जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो मेटल्स के, दो एटम्स के दरमियान है, या रिपल्शन है या अट्रैक्शन है बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जो दोनों चार्जेस के दरमियान होगा बिटवीन देयर सेंटर। चलिए हम इसी स्टेटमेंट को अब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म हम कंसीडर करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जिनका डिस्टेंस r है, दोनों का डिस्टेंस r है बिटवीन दम, और इफ़ f इज़ द फोर्स, अगर f एक फोर्स है जिसके ऊपर एक्ट कर रही है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, तो फिर कूलम लॉ के मुताबिक हम कैसे लिखेंगे, फिगर को देखें पहले।
let this Q1 is the first charge, Q2 is second charge, ठीक है। और दोनों चार्जेस क्या हैं, सेपरेट किए गए हैं, दोनों का डिस्टेंस क्या है, R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और Q1 पे फोर्स एक्ट कर रही है, सो F12 और Q2 पे करेगी तो F21, ठीक है। अब बात आ जाती है जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हों, सेम चार्ज हों, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं। तो मतलब एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे होंगे, Q2 की फोर्स F21 की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी एज कम्पेयर टू Q1 F12। तो F1 की फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टली उसकी तरफ है और Q2 की भी इस तरफ, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इनका डिस्टेंस जो है वो R है। और रिपल्सिव फोर्स ये रही क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, मतलब दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, Q1 Q2, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों की फोर्सेस एक दूसरे की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। तो Q1 पे F12, इसी तरह Q2 पे F21 और डिस्टेंस R है। अब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का हमने मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लिया Q1 एंड Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी था, 1/r², r² ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये दोनों वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r², प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा कि Q1 Q2 बाई r², ठीक है। ये रहा हमारे पास विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स। ये कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया बिटवीन टू चार्जेस। के हमारे पास क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इस वैल्यू इज, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, तो आपको ये याद रखनी होगी, ठीक है। तो आपने यहीं पुट करनी होगी। तो क्या होगी के की वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। एंड इस वैल्यू डिपेंड अपॉन, अब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि वो उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो नेचर ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का नेचर, मीडियम का नेचर क्या है, ये आई के मीडियम जो है फ्री है, एयर फ्री है, या फिर बीच में कोई मटेरियल रखा गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच फोर्स Q एंड R आर मेजर्ड, और वो वाले सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें फोर्स और चार्ज और रेडियस को हम मेजर कर रहे होंगे। इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू, ठीक है। अब हमने जो ऊपर बात की थी कि जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के। अब हम देखेंगे K की वैल्यू जब फ्री स्पेस होगी, कोई मीडियम बीच में, मतलब फ्री स्पेस ही होगी मीडियम, तो तब क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, तो K की। और अगर हम कोई भी अगर मीडियम रखते हैं तो तब क्या आती है, इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर चार्जेस इज फ्री स्पेस। अगर नॉर्मली जैसे हम कोई भी चीज़ में अगर बीच में ना रखे, कोई भी मीडियम ना हो, तो फ्री स्पेस होगा, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या होगी, ये याद रखनी है आपने। फ्री स्पेस पे आपके पास K की वैल्यू होती है 1/4πε0। इस को कहा जाता है ε0, ठीक है। और हम इस तरह पढ़ते हैं, ε0 कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जो हमने पीछे 1/4πε0 लिखा है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, जिसको नाम दिया गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है, ये परमिशन कुछ इस वर्ड से निकला है। इसका मतलब है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर इज द परमिशन गिवन बाय एयर। क्या है ये,
एयर की तरफ से परमिशन होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, जो कि क्या करती है, फोर्स को ट्रांसमिट करती है एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, एयर की तरफ से वो परमिशन है जो कि चार्जेस को ट्रांसमिट करती है, वन चार्ज फोर्स को ट्रांसमिट करती है वन चार्ज टू अनदर चार्ज। सो ऐसा यूनिट क्या है और इट्स वैल्यू, ऐसा यूनिट उसका कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। ओके, कूलम फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। कूलम फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी, वो लाइन जिसपे दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया जाता है। देयरफॉर कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस इज, तो फिर हम कूलम फोर्स को क्या लिखेंगे, के की जगह 1/4πε0 आ जाएगा और Q1 Q2 डिवाइड बाय r², उसी तरह। ठीक है, तो ये बेसिकली कूलम फोर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कूलम फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म आती है तो हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो तब हम डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम कंसीडर करते हैं दो लाइक चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 having a distance r between them, if we denote the force exerted on Q2 by Q1, जब Q2 फोर्स exert करेगी Q1 पे तो फोर्स वो क्या कहलाएगी, F21। इसी तरह अगर Q1 exert करेगी फोर्स Q2 पे तो वो F12। ठीक है, ये रहा। अब ये चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब Q1 फोर्स जो है ये Q2 फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1, तो F21 उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा Q1 के ऊपर, ये आ जाएगी F12, तो ये आपके पास बी फिगर रही। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R21, और इसका डिस्टेंस कहलाएगा R12। अब ये जो है R12 और R21 ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्शन बताएंगे कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, अब इफ़ R21 इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, R21 जो है ये R21 डायरेक्टेड है Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, और इसी तरह R12 क्या है, R12, हाँ दी R12 भी यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, अब हम फोर्सेस दोनों की क्या लिखेंगे, जब हम फोर्स F21 की बात करेंगे, ठीक है, तो वो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r², उसी तरह आ जाएगा। साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि डायरेक्शन बताएगा F21 की डायरेक्शन की साइड पे है। तो R21 यूनिट वेक्टर, ये कैप जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो F12 भी यूं ही हम लिखेंगे और R12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब दोनों को हम देखते हैं फिगर से, यूनिट वेक्टर्स को। R12 और R21 की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये डायरेक्टेड अपवर्ड है, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यहाँ से जैसे हमने फिगर बनाई हुई है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम लिखेंगे R21 की -R12, जो कि शो करता है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। R21 की जगह क्या पुट कर देंगे, -R12। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो F21 क्या आ जाएगा, 1/4πε0, उसी तरह आ जाएगा -R12 यूनिट वेक्टर, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और बाकी चीज़ वहीं आ गई। अब R12 किसकी इक्वल है, ये वाली इसकी
F12 के, सो माइनस साइन ऑफ फोर्स F12, तो इसका मतलब क्या हुआ, hence Coulomb force is mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert a opposite force on Q1. अगर Q1 exert करेगा force Q2 के ऊपर, तो Q2 भी exert करेगा force Q1 के ऊपर, पर opposite direction में, ठीक है. So Coulomb force is also known as electrostatic force and force of interaction. So Coulomb force को भी हम कह सकते हैं कि electrostatic force है और ये force of interaction भी है, ठीक है. आज का टॉपिक यहाँ तक ही. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, कमेंट करें, और मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी. तो थैंक यू.